नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 8 विषय हिंदी। जैसा कि आप जानते हैं विद्यार्थियों, दूसरे सत्र की शुरुआत हो चुकी है हमारी, यानी कि सेमेस्टर 2, और उसका हम पहला पाठ पढ़ रहे हैं जिसका नाम है पत्र एवं डायरी। इसके आगे के वीडियो में विद्यार्थियों हम पढ़ चुके हैं निमंत्रण पत्र के बारे में, कि निमंत्रण पत्र यानी इनविटेशन अगर किसी को पत्र लेटर के द्वारा भेजना हो तो उसे हम लिखकर कैसे भेज सकते हैं। अब निमंत्रण पत्र में आगे की वीडियो में विद्यार्थियों हमने देखा था कि साहिल नामक विद्यार्थी है, एक फ्रेंड जो अपने दूसरे स्नेहल नामक फ्रेंड को अपने बर्थडे पर इनवाइट करने के लिए एक निमंत्रण पत्र भेज रहा है। तो वो किस तरह से निमंत्रण पत्र लिखेगा। अब आज का पत्र है विद्यार्थियों बधाई पत्र। निमंत्रण पत्र के बाद दूसरा हम लिखेंगे सालगिरह यानी जन्मदिन पर बधाई पत्र। यदि किसी को जन्मदिन पर हमें बधाई देनी हो, उसे शुभकामनाएं देनी हो, उसे कॉन्ग्रेचुलेट करना हो, तो पत्र के द्वारा हम कैसे करेंगे, ये यहाँ पर लिखा हुआ पत्र आज हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बधाई पत्र। बधाई पत्र कैसे लिखा जाता है वह हम आज देखेंगे। यह बधाई पत्र विद्यार्थियों, आगे हमने जो निमंत्रण पत्र देखा उसमें जो साहिल है उसका बर्थडे आने वाला था और उसने अपने मित्र स्नेहल को जो इनविटेशन पत्र लिखा था, तो किसी कारणवश स्नेहल वहाँ उसके बर्थडे पर जा नहीं सकता है और इसीलिए वह एक बधाई पत्र अपने मित्र साहिल को लिख रहा है। तो यही बधाई पत्र यहाँ पर दिया गया है जिसे हम पढ़ने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, जैसे कि हम जानते हैं कि लिखने वाले का एड्रेस पत्र में सर्वप्रथम लिखा जाता है। यहाँ भी लिखने वाला है मित्र वह अपना एड्रेस लिखेगा, शांति सदन, रावपुरा, बड़ौदा, और जहाँ पत्र जिस दिन लिखा गया उस दिन की दिनांक यानी कि तारीख लिखनी पड़ती है 10 अगस्त 2011 को। अब वो अपने मित्र को लिखेगा प्रिय मित्र साहिल, जिसका हमने निमंत्रण पत्र में देखा कि साहिल अपने बर्थडे पर उसे इनवाइट कर रहा था। अभी उस साहिल को वह लिखेगा प्रिय मित्र साहिल, सप्रेम स्मरण यानी तुम्हें मैं सप्रेम याद कर रहा हूँ। स्मरण का मतलब है याद करना। आगे वह लिखता है कल ही तुम्हारा पत्र मिला। जो साहिल ने पत्र उसे लिखा था वह कह रहा है कि कल ही तुम्हारा पत्र मिला, तो हम सब बहुत खुश हुए। हमें तुम्हारी सालगिरह का निमंत्रण भी मिला और यह जानकर विशेष प्रसन्नता हुई कि कल ही तुम्हारी सालहारी है। इसी तरह इधर माँ कुछ दिनों से बीमार रहती है और पिताजी को सुबह 10 बजे ही दफ्तर जाना पड़ता है। अब यहाँ पर यह जो मित्र है वह अपने मित्र साहिल को बता रहा है कि तुम्हारा लिखा हुआ पत्र हमें मिल गया, लेकिन उसके ना जाने की वजह क्या है वो बताता है कि तुम्हारी सालगिरह है यह जानकर मुझे खुशी तो हुई, लेकिन इधर उसके घर पर क्या परिस्थितियाँ हैं कि माँ यानी उसकी माँ कुछ दिनों से बीमार रहती है और पिताजी को भी सुबह 10 बजे ही दफ्तर जाना पड़ता है। उसके बाद वह लिखता है दर्शना को भी सुबह स्कूल जाना पड़ता है और वह तो है भी छोटी, इसी कारण घर का बोझ मुझ पर ही है। अब तुम ही कहो यह सारा बोझ किसको सौंपकर तुमसे आ मिलूं। वह अपने मित्र को कहता है कि माँ बीमार रहती है और पिताजी को सुबह सुबह ही दफ्तर जाना पड़ता है और छोटी बहन है उसको भी स्कूल जाना पड़ता है और वह तो छोटी भी है, इसी कारण उसके मित्र का घर का सारा बोझ ही उसी पर है। ऐसा वह पत्र में लिखता है। तो तुम ही बताओ अब मैं ये सारा बोझ किसको सौंपकर तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हें आ मिलूं। अब यह कारण दर्शाते हुए वह आगे अपने मित्र से लिखता है कि मेरे दिल में तो बहुत, वह आगे कहता है कि मेरे दिल में तो बहुत ही तुम पर, यहाँ से देखिए वो लिखता है अब और कहो इसी कारण का सारा बोझ मैं किसको सौंप कर आऊँ, यह सारा बोझ किसको सौंप कर मिलूँ। मेरे दिल में तो बहुत होता है कि इस शुभ अवसर पर उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं, परंतु घर की स्थिति का विचार करके विवश हो जाता हूं और मन
करते हुए भी नहीं आ सकता। वह अपने मित्र को बताता है कि मेरे घर की परिस्थितियाँ यह हैं, मेरा मन तो बहुत है लेकिन मैं ये सारी परिस्थितियाँ और मेरी जिम्मेदारियाँ किसको सौंप कर आऊँ। यह कारण बताते वो कहता है कि इसीलिए मैं तुम्हारे जन्मदिन पर नहीं आ सकता। आगे लिखता है, तुम तो अब 1 साल बड़े हो गए हो। 1 सालगिरह उसकी आ चुकी है, वो 1 साल और बड़ा हो चुका है, बढ़ गया है। इसीलिए वह कहता है कि इस अवसर पर तुम्हें बधाई क्यों ना दूं। तो अब तुम्हारे इस जन्मदिन पर बधाई देना तो बनता है। मैं तो चाहता हूँ कि बार बार तुम्हारी सालगिरह आया करे और हमें खुशियाँ मनाने का मौका मिले। इस मंगल अवसर पर उपस्थित न रह सकते हुए भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए शुभकामनाएं हैं, ऐसा वह लिखता है। और अंत में यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, अंत में लिखता है, मैं चाहता हूँ कि इस ईश्वर तुम्हें चिरंजीव रखे। जो चिरंजीव रखना माने कि ज़्यादा जीना, तुम्हारी आयु और भी बढ़े और तुम्हारा नया वर्ष जो यह बर्थडे के बाद तुम्हारा वर्ष आने वाला है वह सुखदायी रहे। तुम्हारा मित्र स्नेहल। अब यहाँ तक विद्यार्थियों हमने ये बधाई पत्र पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं आश्वासन पत्र। विद्यार्थियों, आश्वासन पत्र माने किसी को दिलासा देना हो। अगर कोई कार्य में कोई व्यक्ति असफल रहा है तो वह उससे दुखी हो जाता है, तो उसके इस भाव को हम कम करने के लिए उसे सिंपैथी दिखाते हैं या उसे दिलासा देते हैं, तो इसे कहा जाता है आश्वासन। तो ऐसा हमें किसी व्यक्ति को पत्र के द्वारा कहना हो तो हम कैसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थियों हम आज देखेंगे आश्वासन पत्र कहाँ पर लिखना है। तो खेल महाकुंभ में असफल अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर, असफल यानी खेल महाकुंभ जो रचा जाता है विद्यार्थियों, उसमें किसी व्यक्ति को अच्छा प्रदर्शन नहीं किया गया है, उसका रैंक यानी नंबर नहीं आया है, जिसके लिए वह दुखी है। तो इस पर सखी को आश्वासन पत्र लिखना है। यानी एक सखी अपनी दूसरी सखी जो असफल रह चुकी है इसमें उसको पत्र के द्वारा कैसे आश्वासन भेजती है। इसके आगे हमने बधाई पत्र और निमंत्रण पत्र में विद्यार्थियों आपको मैंने बोर्ड पर लिख कर दिखाया कि किस प्रकार पत्र लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर आश्वासन पत्र लिखने पर भी जो सखी लिख रही है उसका एड्रेस सबसे पहले दाईं ओर हमें लिखना है। यानी कि आपकी पुस्तक के पन्ने 3 पर यानी 3 पन्ने पर यानी तीसरा पन्ना है उस पर यह आश्वासन पत्र दिया गया है। तो पाठ्य पुस्तक में देखें उस सखी का पहले एड्रेस लिखा गया है मातृछाया स्टेशन रोड कालूपुर अहमदाबाद। उसके बाद आती है दिनांक यानी तारीख 17 नवंबर 2011 को पत्र लिखती है। प्रिय सखी जागृति, अब वो किसको लिखने वाली है उसका नाम आएगा प्रिय सखी जागृति सप्रेम स्मृति, यानी तुम्हें हम बहुत याद करते हैं। आज तुम्हारे पिताजी से फोन द्वारा पता चला कि तुम खेल महाकुंभ में चक्र फेंक प्रतियोगिता में असफल रही हो। जो यहाँ पर विद्यार्थियों असफल किसमें हुई है, उसकी सखी को खेल महाकुंभ है उसमें कई तरह की प्रतियोगिताएं कई खेल होते हैं। तो यहाँ पर इसकी सखी जो जागृति है वह महाकुंभ में चक्र फेंक की एक प्रतियोगिता विद्यार्थियों होती है। तो यहाँ पर उस प्रतियोगिता में यह सखी उसकी असफल हो गई है और यह समाचार उसके पिताजी के द्वारा उसकी सखी को मिलता है। इस समाचार से मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारा इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। हमने तुमसे बहुत आशा लगा रखी थी कि तुम जिले में प्रथम आओगी। अब आश्वासन क्यों देना है, क्योंकि जिस सखी ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था तो उसके सभी फ्रेंड और रिश्तेदारों को लगा था, उससे यह आशा लगाई थी कि वह जिले में प्रथम आएगी, ऐसा अच्छा परफॉर्म यानी प्रदर्शन करेगी। बल्कि होता क्या है, ऐसा होता नहीं है, वह यह बेस्ट परफॉर्मेंस करने में असफल रहती है उसकी सखी। तो इसके बारे में उसकी दूसरी सखी उसे आश्वासन दे रही है। प्रिय सखी
खेल में हमेशा जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। जब जो कुछ होने वाला होता है हो गया है, इसीलिए उसका शोक नहीं करना चाहिए और इस असफलता से निराश भी नहीं होना चाहिए। असफलता भी सफलता का एक सोपान है। असफलता का सोपान है। अभी सफलता उन्हीं के चरण चूमती है जो अपने ध्येय प्राप्ति के मार्ग में डटे रहते हैं। माने कि एक बार असफल होने पर वह प्रयास नहीं छोड़ते। अब निराश या हतोत्साह यानी कि आशा हमें छोड़नी नहीं चाहिए, हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, इससे कोई भी फायदा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि अब तुम दुगने उत्साह से अभ्यास करो। अगले साल तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी और तुम अपने ज़िले में ही नहीं गुजरात राज्य में प्रथम आओगी। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात मानोगी और अपने अभ्यास में मनोयोग से लग जाओगी। तुम्हारी सखी अवनी, यानी जो पत्र लिखना सखी है उसका नाम है अवनी, अपनी सखी जागृति को चक्र फेंक की प्रतियोगिता में असफल रहने पर वह यह आश्वासन पत्र लिखती है। इसके बाद विद्यार्थियों आता है अनुमति पत्र, यानी किसी से अनुमति लेनी हो तो उसे कहा जाता है अनुमति पत्र यानी परमिशन लेटर। अब यहाँ पर प्रवास में जाने की अनुमति के लिए पिता को पत्र लिखा गया है। तो कैसे लिखेंगे विद्यार्थियों? तो पहले जो भी पत्र हम पढ़ चुके हैं उसी की तरह जो पत्र लिखना है उसका एड्रेस सर्वप्रथम पत्र में आएगा। जीवन भारती छात्रालय, स्टेशन रोड, दाहोद, 29 सितंबर 2011। पूज्य पिताजी, पिता को पत्र लिख रहा है तो कैसे लिखेगा? यहाँ पर प्रिय नहीं लिखेगा क्योंकि वह उसका मित्र नहीं है, पिताजी है और उससे रिश्तेदार भी है और उम्र में बड़े भी है। जब भी विद्यार्थियों हम अपने से बड़ी उम्र के किसी भी व्यक्ति को पत्र लिखते हैं तो उसका संबोधन क्या होता है? पूज्य। यहाँ पर हम प्रिय नहीं लिखते हैं। प्रिय किसको लिखा जाता है? जो हमारे समवयस्क हैं, यानी हमारे जितनी ही एज के हैं और हमारे जितने ही हैं उसको हम प्रिय लिख सकते हैं, लेकिन पिताजी को लिखा गया है पूज्य। सादर प्रणाम। अब यहाँ पर पिताजी को प्रणाम तो करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर सप्रेम स्मरण के बदले सादर प्रणाम लिखा हुआ है। आपका पत्र मिला, सबकी कुशलता जानकर बड़ी खुशी हुई। आप मेरी जरा भी चिंता न करें। अपने पिताजी को वो बताता है, आपको सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारी कक्षा के सब विद्यार्थी अगले महीने की 17 तारीख को अजंता अलोरा की गुफाएं देखने जाने वाले हैं। मैं भी उस प्रवास में सम्मिलित होना चाहता हूँ। स्कूल बस की व्यवस्था की गई है। यह प्रवास 3 दिन का रहेगा और 800 रुपये का खर्च आएगा। इस प्रवास में बहुत से दर्शनीय स्थल देखने को मिलेंगे। मेरे सभी साथी मनीष, साहिल, श्रेया, चाकिर, वैदा, गुरमीत और डेविड फिर भी इस प्रवास में जाने वाले हैं। मैं भी इस प्रवास में शामिल होना चाहता हूँ। आप पत्र द्वारा इस प्रवास के लिए मुझे अनुमति यानी परमिशन देने और 800 रुपये का मनी ऑर्डर से भेजने की कृपा करें। अपने पिताजी को वो बताता है कि उसके स्कूल की तरफ से एक टूर का आयोजन किया गया है, यानी कि प्रवास जाने वाला है, जिसका खर्च तकरीबन 800 रुपये आएगा और उसके सारे फ्रेंड्स इसमें जाने वाले हैं। इसीलिए यह भी अपने पिताजी को कहता है कि आप भी मुझे जाने की, सम्मिलित होने की अनुमति दें और साथ ही मुझे 800 रुपये का मनी ऑर्डर भेज दें। आपका आज्ञाकारी पुत्र रमेश। अभी जो पुत्र है और पिता को लिखता है तो अंत में वह क्या लिखेगा? जब भी हम फ्रेंड को लिखते हैं तो हम अंतिम लाइन लिखेंगे कि तुम्हारा प्रिय मित्र। अब यहाँ पर पुत्र ने पत्र लिखा है तो वह क्या लिखेगा? आपका आज्ञाकारी पुत्र रमेश, यानी रमेश ने अपने पिता को पत्र लिखा हुआ था। अब इसके बाद विद्यार्थियों है प्रार्थना पत्र। अब ये किस प्रकार के पत्र होते हैं? प्रार्थना यानी किसी को हम निवेदन करते हैं या फिर रिक्वेस्ट करते हैं, जिसे बोला जाता है प्रार्थना पत्र। किसको क्या निवेदन करना है? तो यहाँ पर
छुट्टी के लिए प्रधान अध्यापक को पत्र। प्रधान अध्यापक यानी कि जो आचार्य होता है, प्रिंसिपल होता है, किसी भी संस्था का बड़ा अधिकारी होता है, उसे बोला जाता है प्रधान यानी मुख्य अध्यापक। उसको किसी बात के लिए प्रार्थना पत्र यानी कि छुट्टी परमिशन मांगने के लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। तो ऐसा पत्र लिखना है तो कैसे लिखें? अब इसमें भी दूसरे पत्रों की तरह ही विद्यार्थियों सर्वप्रथम लिखना है वह अपना एड्रेस लिखेगा। देसाई फलिया, भावनगर, 23 फरवरी 2011। सेवा में जब किसी भी हम अध्यापक को या कोई बड़े अधिकारी को पत्र लिखते हैं तो उसे क्या लिखा जाता है? सेवा में ऐसा लिखना पड़ता है, श्री आचार्य महोदय, DA सार्वजनिक विद्यालय। अब कहाँ लिख रहा है पत्र? यहाँ पर दूसरे पत्रों के अलावा विद्यार्थियों थोड़ी सी भिन्नता है। क्या भिन्नता है, क्या डिफरेंट है? जब भी हम दूसरे लेटरों में लिखते थे तो लिखने वाला अपना एड्रेस यहाँ पर पहले लिखता था। अब यहाँ पर किसी अधिकारी को, प्रिंसिपल या बड़े अध्यापक को पत्र लिखा गया है तो लिखने वाला अपने एड्रेस के साथ साथ वहीं पर साथ में नीचे के भाग में जिसको लिख रहा है उसका एड्रेस भी लिखेगा कि वह पत्र किसको और कहाँ भेज रहा है। तो यहाँ पर सेवा में लिखने के बाद श्री आचार्य महोदय, DA सार्वजनिक विद्यालय, भावनगर, अपने एड्रेस के बाद वह उसका एड्रेस भी लिखेगा जिसको वो पत्र भेज रहा है। इसके बाद आएगा संबोधन, आदरणीय गुरुदेव। देखो ये आचार्य को लिख रहा है इसलिए यहाँ पर आएगा आदरणीय गुरुदेव। सविनय निवेदन है कि मेरी बहन को शादी आगामी 27 तारीख को निश्चित की गई है। अब वह कारण दर्शाएगा कि उसे किस लिए छुट्टी चाहिए। मैं उसका इकलौता भाई हूँ। इकलौता भाई मतलब वह एक ही उसका भाई है। हम लोगों के यहाँ शादी की कितनी धूम रहती है इससे तो आप अनजान नहीं हैं। फलतः मैं तारीख 24 से 28 5 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूँगा। पिताजी का पत्र इस प्रार्थना पत्र के साथ भेज रहा हूँ। आशा है आप मुझे यह अवकाश प्रदान करने की कृपा करेंगे। यहाँ पर वह अपनी बहन की शादी के लिए छुट्टी मांग रहा है और लिख रहा है कि साथ में मैं अपने पिताजी का पत्र भी भेज रहा हूँ। जैसे कि विद्यार्थियों स्कूल में रूल्स होता है कि सिर्फ आपके मांगने से छुट्टी नहीं मिलती, आपके पेरेंट्स का लेटर भी इम्पोर्टेंट होता है। उसका जिसको आप गुजराती में बोलते हो ना रजा चिट्ठी, ठीक है। अब वो रजा चिट्ठी माने कि उसके पिताजी का पत्र जिसमें अपने बेटे की ओर से छुट्टी सम्मिलित करने की व स्वीकारने की उसके पिताजी ने बात लिखी होती है और उसके पिताजी के इस लेटर द्वारा उसके पुत्र की छुट्टी का जो पत्र है उसे स्वीकारा जाता है। अब इसीलिए वो अपने पिताजी का पत्र भी साथ में लिखता है। इसके लिए मैं सदैव आपका कृतज्ञ रहूँगा। आपका आज्ञाकारी छात्र। छात्र माने विद्यार्थी। मनोज पटेल, क्रमांक 25, वर्ग 8A। जब भी कोई विद्यार्थी छुट्टी या निवेदन का प्रार्थना पत्र लिखता है तो वह अपना क्रमांक यानी कि रोल नंबर, उसका क्लास यानी वर्ग, उसकी कक्षा और उसका नाम, कौन सी कक्षा का है, उसका रोल नंबर क्या है और क्या क्लास है, यह भी विद्यार्थी को अंत में लिखना पड़ता है। इसके बाद विद्यार्थियों आता है कार्यालयी पत्र। तो कार्यालयी पत्र मानी किस प्रकार के पत्र? यहाँ पर स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी के बारे में शिकायती पत्र लिखा गया है। यानी कार्यालय मतलब के ऑफिशियली लेटर। कार्यालय यानी कोई भी संस्था है, सरकारी संस्था या दूसरी संस्थाएं जो ऐसे विभाग को संभालती हैं उसका एक अलग से कार्यालय मानी ऑफिस होती है। वहाँ पर हमें अपनी अर्जी या शिकायती पत्र लगाने होते हैं अगर किसी भी बात की समस्या हो तो यहाँ पर स्वास्थ्य अधिकारी को उसके ऑफिस में एक लेटर लिखा गया है, शिकायत भरा लेटर है ये।
और किसके बारे में शिकायत करनी है, तो गंदगी के बारे में शिकायती पत्र लिखा गया है। तो इस प्रकार के पत्र कैसे लिखे जाते हैं, यहाँ भी लिखने वाला पहले लिखेगा तारीख। ऑफिशियली लेटर है तो सबसे पहले उसमें दिनांक लिखी जाती है, तारीख 20 मई 2011। सेवा में यहाँ भी अधिकारी को पत्र लिखना है तो क्या लिखेंगे, सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय। यहाँ पर किसको लिखना है, जो स्वास्थ्य अधिकारी है उस व्यक्ति को, तो वहाँ पर संबोधन आएगा स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, महानगर पालिका बड़ौदा। कहाँ की ऑफिस में वो लिखने वाला है, तो बड़ौदा शहर की महानगर पालिका के कार्यालय मानी ऑफिस में यह शिकायती पत्र लिखा जा रहा है। अब इसको सरकारी ऑफिसों की या अथवा तो ऐसे ऑफिसों के जो बड़े अधिकारी होते हैं विद्यार्थियों, उसको अत्यंत ही हमें संबोधन पूज्य लगे ऐसा करना चाहिए। अब यहाँ पर वो उसको संबोधन करेगा मान्यवर, यानी कि हम आपको आदरणीय समझते हैं, इसीलिए संबोधन किया गया मान्यवर। सविनय निवेदन है कि मैं गायत्री मोहल्ले में रहता हूँ। यह मोहल्ला पिछले कई दिनों से ठीक से साफ नहीं हो रहा है। आजकल शादी का मौसम है, रास्ते पर गंदगी फैली है। पास के कूड़ेदान यानी कि डस्टबिन में सब जूठन डाल जाते हैं। जूठन यानी कि जूठा बचा हुआ खाना। बदबू के कारण पिछले 2 दिन से तो यह हाल हो गया है कि वहाँ से आना जाना भी मुश्किल हो गया है। आने जाने वाले सभी लोग परेशान हो गए हैं। यदि गंदगी को शीघ्र ही न हटाया गया तो मोहल्ले भर में बीमारी फैल जाने का डर है। आशा है कि आप शीघ्र ही उसे हटवाने की व्यवस्था करेंगे। आपका विनम्र सेवक सुरेश भाई परमार, गायत्री मोहल्ला बड़ौदा। जब यहाँ पे नगर पालिका को इसने लेटर लिखा है तो वह किस विस्तार का है उसका नाम लिखा है और उसकी समस्या क्या है यह बताकर वो अंत में अपना नाम लिखेगा। अब इस तरह के पत्र होते हैं कार्यालयी पत्र, और किसी को निवेदन या शिकायत लगानी हो तो इस प्रकार विद्यार्थियों लिखा जाता है। इसके बाद का पत्र है व्यावसायिक पत्र। अब व्यावसायिक पत्र मानी किस प्रकार के लेटर्स, तो पुस्तकें भेजने के लिए पुस्तक विक्रेता को यहाँ पत्र लिखा गया है। पुस्तक विक्रेता मानी पुस्तकों का विक्रय करने वाला, उसे बेचने वाला, बेचना व्यक्ति। अभी उसको अपने पुस्तकें किसी दूसरी जगह पर भेजनी है तो पुस्तकों के लिए पुस्तक विक्रेता जो पुस्तक है वो बेच रहा है उसको पुस्तकें अपने तक भेजने के लिए कैसे पत्र लिखे जाते हैं, तो देखिए तारीख 10 जुलाई 2011। सेवा में व्यवस्थापक यानी कि जो सब हैंडल कर रहा है वह व्यक्ति, श्री गजानन पुस्तकालय सुभाष रोड वलसाड। यहाँ पर लिखा गया है महोदय मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है, उन्हें आप डाक से भेजने की कृपा करें। यहाँ पर पुस्तकें मंगवाई गई हैं। अब नीचे उसके जो भी पुस्तक चाहिए वो पुस्तक और उसके रचयिता के नाम दिए गए हैं। विद्यार्थियों देखिए, पहला पुस्तक है नन्हा कोश श्री रतिलाल नायक, उसका रचयिता। दूसरा पुस्तक है नालंदा विशाल शब्द सागर श्री नवल जी। तीसरा पुस्तक है बृहद हिंदी शब्दकोश डॉक्टर श्याम बहादुर शर्मा, डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा। अब चौथा पुस्तक है साहित्यिक मुहावरा लोकोक्ति संदेश हरिवंश राय शर्मा। कृपया उपयुक्त पुस्तकें उचित कमीशन काटकर शीघ्र ही VVPP यानी कि वैल्यू प्लेबल पोस्ट से भेजें। अब पोस्ट के द्वारा इतने पुस्तक वह मंगवा रहा है। भवदीय प्रीति शाह शांति भवन। अब जिसने पुस्तकें मंगाई हैं वह लास्ट में क्या लिखेगा, अपना एड्रेस लिखेगा कि जहाँ पर उसे पुस्तकें भिजवानी है। MG रोड राजकोट 360001। अभी हम सारे तरह के पत्र आपकी पुस्तक के पढ़ चुके हैं कि यहाँ तक के पत्र। अब इसके आगे विद्यार्थियों आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि डायरी कैसे लिखी जाती है, उसे लिखने के क्या फ़ायदे हैं और कौन कौन से तरीक़ों से हम डायरी लिख सकते हैं।
धन्यवाद।